हिमानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर का यही है ध्येय, यही है वायदा, हमारे स्टूडेंट्स का सदैव फायदा। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों के सैंपल पेपर। तो पहला प्रश्न है, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 90 किसके बराबर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 36, 54 और 60 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तय। आप क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करिए, ये फिर 2 से भाग जा रहा है, फिर 2 से भाग कर देते हैं, 27 नहीं जाएगा, ये 15 बन जाएगा। अब हम इसे करेंगे 3 से भाग, 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 पंजे 15, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 रहा। अब सारे ही संख्या कौन सी है, सब अभाज्य हो गई, तो 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, 36 तिया 108, 108 पंजे 540। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको मालूम किया 540। अब इसको प्रश्न में बोला है भाग करिए 90 से। क्या होगा, 0 से 0 कट गया और 9 छक्का 54, 6 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। अगला प्रश्न है, 6/5 में कितने 1/10 हैं। देखो बच्चों, इसको ऐसे पूछूं, अगर मैं 100 में कितने 10 हैं, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी 100 को 10 से भाग कर देते, आंसर आ जाएगा। यदि मैं ऐसे ही पूछूं 100 में कितने 20 हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 को 20 से भाग कर देंगे और हम बोलेंगे 100 में 5 20 हैं। जब यह प्रश्न आता है तो हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो इसने पूछा 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो 6/5 को भाग कर दीजिए 1/10 से। ये हो जाएगा 6/5 गुणा 10, 5 दूना 10, 6 दूनी 12। तो यह इसका सही उत्तर रहा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। 0.075 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो इसके लिए क्या करना है, 0.075 को कर दीजिए 100 से गुणा। क्या हो जाएगा, 0.75 और 100 के ये 2 0 आ गए। अब बताइए यहाँ पे कितने डिजिट्स दशमलव के बाद हैं, 1 2 3। यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 3। क्या आंसर आया, 7.5%। तो अगला प्रश्न है, रुपए 5 के 6 की दर से केले खरीदकर रुपए 6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक केले की दर निकाल लो, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, फिर उसमें उसका लाभ निकाल लीजिए। तो इसको हम कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें दिया गया है भाई 5 रुपए के 6 केले खरीदे, यानी 6 केलों का मूल्य है 5 रुपए। तो एक केले का मूल्य कितना होगा, 5/6। अब आ जाते हैं विक्रय मूल्य पे। यहाँ बोल रहा है जी 5 केले जो हैं वो खरीद बेचे 6 रुपए के, तो एक केला कितने का बेचा, 6/5 का। अब हमें निकालना है लाभ। लाभ क्या होगा, 6/5 घटा 5/6। अब इसको हम करेंगे एलसीएम। ये हो गया 36 घटा 25, 11/30। ठीक है बच्चों, 11/30 का लाभ हुआ और एक केले का क्रय मूल्य कितना था, 5/6। तो क्या लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ जो कि है 11/30, उसको भाग किया क्रय मूल्य से जो कि है 5/6 गुणा 100। तो आइए इसको ढंग से लिख लेते हैं फिर, 11/30 गुणा 6/5 गुणा 100। 6 पंजा 30, 5 बीसे 100, 5 चौका 11 चौका 44% इसका उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, आप, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। वीडियो देखने के बाद एक बार फिर इसी वीडियो को शुरू से देखिए और पॉज करके देखिए और प्रश्नों को स्वयं से हल कीजिए। ठीक है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए ये प्रश्न है,
हमें दिया गया 4 = 44/10 = 404/100 = 444/1000 = 4/10,000। इसका मान निकालना है। तो देखिए, अगर हम किसी संख्या को जस्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर मैं 55 को 10 से भाग दूंगा, सो देखिए 10 में एक शून्य है तो उत्तर में एक डिजिट जो है वो दशमलव के बाद होना चाहिए। सो ये बन जाएगा 5.5। अब अगर मैं 555 को 100 से भाग दूंगा, सो कितना बनेगा? अब यहाँ दो डिजिट्स होंगी दशमलव के बाद, सो उत्तर होगा 5.55। पर अगर सपोज करो मैं 5 को 1000 से भाग दे रहा हूँ, सो उत्तर में मुझे चाहिए दशमलव के बाद तीन संख्याएं। तो एक तो 5 हुई, फिर जीरो, जीरो और फिर दशमलव लगाया। तो ये रूल होता है संख्याओं को भाग करने का, 10, 100, 1000, 10,000 से। अब देखिए 44, तो हमें दिया गया 4, उसको तो ऐसे लिखिए 44/10 कितना बनेगा? 4.4। फिर 404/100 बनेगा 4.04। फिर 444/1000 बनेगा 0.444। ठीक है बच्चों। फिर 4/10,000, तो देखिए कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4। सो उत्तर में क्या होगा? एक एक तो ऑलरेडी हो गया 4, 2 3 4, सो ये बन गया 0.0004। अब हमें क्या करना है? इसको ऐड कर लेना है। तो ये तो 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 4 4 8 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, और यहाँ 12। सो ये जहां भी उत्तर इस प्रकार का है 12.8844, वह इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि महत्तम समापवर्ती a और 8 का 4 है, लघुत्तम समापवर्ती a और 8 का 24 है, तो a का मान क्या है? ये तो बड़ा सिंपल सा है, दो संख्याओं का गुणनखंड जो होता है। तो देखिए a और 8 को अगर हम गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? उनके महत्तम समापवर्ती 4 गुणा लघुत्तम समापवर्ती जो कि है 24। सो a किसके बराबर होगा? 4 गुणा 24/8। सो 4 दूना 8, सो 12 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है, एक संख्या दी गई है 2/2 जमा 2/3 जमा 2/3 जमा 2/3। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, फिर जो आएगा उसको सॉल्व करना है। इस तरह से हम बढ़ेंगे। तो इसको आइए लिख लेते हैं पहले 2, फिर है 2 जमा 2/3 जमा 2/3 जमा 2/3, और यहाँ इसका गुणा किया जा रहा है 0.39 से। सो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें इसे हल करना है। इसको हल करेंगे तो क्या करिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 3। सो यहाँ 3 से हुआ, इधर 3 से हुआ, तो कितना मिला हमें? 3 3 9 और 2 11/3। ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिर्फ अभी इतने हिस्से को करके बता रहा हूँ। यहाँ ले आता हूँ मैं इसे। मुझे मिला 2 और 3 3 9, 2/11/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का भाग 11/3 से किया, मतलब हो गया 2 गुणा 3/11, या ये बन गया 6/11। ठीक है बच्चों। ये इस ब्रैकेट में मुझे 6/11 मिल गया। तो आइए अब इसको हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं? 6/11। ठीक है, आइए इसे यहाँ लिख देते हैं अब 6/11। अब हमें इसको हल करना है, फिर वही लघुत्तम समापवर्ती लीजिए। यहाँ 11 हो जाएगा तो यहाँ भी 11 हो गया। अब 11 3 33, 33 जमा 6 39। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसको हटा देता हूं मैं, तो ये बन गया 2/39/11। मतलब क्या हुआ? 2 का भाग किससे हो रहा है? 39/11 से, या हमें क्या मिल रहा है? 2 गुणा 11/39, जो कि हो जाएगा 22/39। यानी अब इस पूरे के स्थान पे हमें मिल रहा है 22/39। तो आइए उसको लिख देते हैं। ठीक है। अपने पर्चे में आप इसको एक एक स्टेप को लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको यूज करते हुए लिख रहा हूँ। ठीक है। सो अब हो गया 22/39। अब देखिए हमारे पास में अब रह गया 2 जमा 22/39 गुणा 0.39। तो अब हमें बॉड मास का यूज करते हुए क्या करना है? पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि पहले बॉड मास के नियम के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले होगी।
तो देखिए ये 0.39 है, 0.39, इसको मैं लिख सकता हूँ 39/100। सो ये 39 और ये 39 कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहां से क्या आया, 2/2 जमा 22/100। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में क्या आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/2 जमा 0.22, क्योंकि 22 को 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा। सो ये आ गया 2/2.22। अब मेरे को ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर दो, यहाँ 100 से गुणा कर दो, तो आ गया 200/222, जो कि होगा 100/111। ठीक है, अब आप देखिए क्या इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया गया है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घटा 5/7 में से क्या घटाया जाए कि घटा 1 प्राप्त हो। तो देखिए मैं अगर आपसे यह पूछूं कि 10 में से क्या घटाया जाए कि 2 प्राप्त हो, तो आप क्या कहोगे, 10 घटा 2, 8 उत्तर होगा, 10 घटा 2। वही हमें करना है इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए इसमें से क्या घटाया जाए, तो हम क्या करेंगे, घटा 5/7, और घटा कर रहे हैं किसको, घटा 1 को। सो घटा 5/7 घटा घटा 1, सो ये क्या हो जाएगा, -5/7 जमा 1। अब इसको हम कर लेते हैं एलसीएम, गुणा 7, यहाँ क्या गुणा 7, 7 - 5, सो 2/7 इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कह रहा है कि जी निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमें नियम यूज करना है वो है बॉड मास। ठीक है, बॉड मास क्या, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले कोष्ठक अदर है, या फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जमा, फिर घटा, ऐसे हम इस ऑर्डर को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले तो प्रश्न को लिख लेते हैं, जो दिया गया है 36 घटा 2 गुणा, फिर कोष्ठक है 20 जमा 12 भाग 4 गुणा 3 घटा 2 गुणा 2 जमा 12। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये कोष्ठक हल करना है, और कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। सो 12 को जब आप 4 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 3। तो आइए मैं सिर्फ कोष्ठक के अंदर ही अभी कर रहा हूँ। सो 20 जमा 3 गुणा 3 घटा 2 गुणा 2। अब ये 20, अब 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9। सो 20 जमा 9 और 2 गुणा 2 हुआ 4। सो यहाँ हमें ब्रैकेट के स्थान पे क्या मिल जाएगा, 20 और 9 29, में से 4 गया 25। तो अब इसे फिर से लिख लेते हैं, 36 घटा 2 गुणा 25 जमा 12। अब 2 और 25 गुणा हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 50। सो 36 जमा 12 48 घटा 50, तो क्या आएगा, घटा 2 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, हमने सिर्फ बॉडमास नियमों का पालन करना है और उसका उत्तर निकालना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटा 100। इसमें हमें ब्याज दिया गया है 1080, सो 1080 यहाँ लिख दीजिए, मूलधन दिया गया है 3000, वो लिख दीजिए, और आर दिया गया है 12, समय हमें ज्ञात करना है, बटा 100। सो 100 से ये 2 जीरो कट गए। सो टी किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1080/30 गुणा 12। सो ये शून्य से शून्य कट गया, 108 का भाग 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 छीक 18। अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो 12 तिया 36, अदरवाइज आप क्या करिए, 2 के पहाड़े से करिए, और ये और 6 तिया 18। सो 3 वर्ष में यह प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर 3 वर्ष होगा। अब अगला प्रश्न है, दी गई संख्या में 3 के स्थानिक मान का योग कितना है। तो 3 को देखिए कहाँ पे, एक तो ये दहाई के अंक में है, तो उसका तो मान स्थानिक हो गया 30। 30 और कहाँ पे है, ये है हजार में। ठीक है, सो उसका कितना हो जाएगा, 3000।
सो 3000 जमा 30 कितना बनेगा? 3030, ये इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, स्थानीय मान का आपने जोड़ निकालना था। अब देखिए आ रहा है, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिससे 45 से गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बच्चों पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है? देखिए 4 एक पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि इसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 एक पूर्ण वर्ग है, कैसे? इसको हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो अब आप एक काम करेंगे, हम 45 के फैक्टर्स निकाल लेंगे कि भाई ये क्या होता है। 45 को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 9। ठीक है, सो 5 और ये 9 तो भाई 3 गुणा 3 है, ये तो पूर्ण वर्ग है। तो अब अकेला कौन रह गया? 5। सो जो न्यूनतम संख्या जिससे हम 45 को गुणा करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, जो अकेला है वही नंबर, तो यहाँ पे क्या आया? 5। सो यह इसका उत्तर है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में अगर वो कहते हैं कि किस न्यूनतम संख्या से भाग करें, तब भी आंसर यही होता। ठीक है, अब आ रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 4/12 के बराबर है। देखिए 4/12 को पहले तो हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3। अब आप ये देखिए, क्या कहीं पे 1 यहाँ तो दिया ही हुआ है, तो यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा तरीका है, हमने इसे हल कर लिया। अब आ रहा है, एक आदमी का पहले 5 माह के लिए औसत खर्च 120 रुपये था, अगले 7 माह के लिए औसत खर्च 130 है। यदि वह 290 रुपये वर्ष में बचाता है तो उसकी औसत मासिक आमदनी क्या रही? तो देखिए हमको क्या दिया गया है, उसका औसत खर्चा दिया गया है 5 माह के लिए। तो आइए पहले तो उसका 5 माह का टोटल खर्चा निकाल लेते हैं। भाई 5 माह का कुल खर्चा, तो वो कैसे निकालेंगे? उसका औसत खर्चा जो दिया है उसका गुणा कर देंगे 5 से। सो 120 गुणा 5, तो यह उसका आएगा 500, 5 दूनी 10। सो 5 माह का खर्चा उसका हुआ 600 रुपये। अगले 7 माह का भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, जिसमें है 130। सो आप 130 गुणा 7 कर लीजिए। सो आएगा 0, 7 या 21, 7 एकम 7 और 2 9। तो यानी अब ये कितना हो गया? पूरे एक साल का, 12 महीने हो गए ना। सो एक साल का खर्चा कितना हुआ? 0, 1, 1510 रुपए का खर्चा किया। अब उसने साल में बचाए कितने? 290 रुपए। तो बचत डाल देते हैं इसमें 290 रुपए की। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? उसकी कुल आय मिल जाएगी। सो ये हमें मिल गया 5 और 2 7 और 1 8, 1800 रुपये। यह उसकी 12 महीने की आय है, साल भर की आय है। तो मासिक आय कितनी होगी? अब हम क्या करेंगे, 1800 को 12 से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इसको 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौका 12, ये आया 600। फिर आप इसे 2 से भाग दे दीजिए, आया 300। 300 बटा 2 जो आएगा वो होगा 150, इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न का हल किया। देखिए मैं बार बार आपको ये बात बोलूंगा, जब आप एक बार वीडियो देख लें तो फिर वापस इसे देखिए और पॉज करते जाइए। प्रश्न से पहले पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए क्या आपने सही उत्तर प्राप्त किया। ओके, इस प्रकार आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रतियोगिता परीक्षा में 1800 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 700 विद्यार्थियों का चयन हो गया। सो चयनित व अचयनित विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। तो देखिए बच्चों, भाई 1800 टोटल थे, जिनका चयन हो गया वो है 700। सो जिनका चयन नहीं हुआ, मैं चार ना लिख देता हूं, तो वो कितने होंगे? 1100। अब वो कह रहे हैं चयनित व अचयनित का रेशो, तो हमें क्या करना है? 700 बट्टे 1100। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? 7:11, यह इसका उत्तर है। चयनित व अचयनित बच्चों का अनुपात 7:11। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक धन राशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 4/9 है। दर प्रतिशत वर्ष दर प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं समय वर्ष में ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्यात्मक रूप से समान है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो ब्याज है वह 4/9 किसका है? मूलधन का। तो मूलधन को तो पी लिख देते हैं, चलिए। और ये कह रहे हैं कि जी जो
ब्याज की दर है और जो समय है वो संख्यात्मक रूप से सेम है, तो आर को टी के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, तो दर प्रतिशत और समय यानी हम कुछ भी निकालेंगे आर या टी, वो दोनों एक ही होगा, तो उसका हमें उत्तर निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है कि जो ब्याज है वो किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। अब आर और टी सेम है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेट अस से मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो अब हम आई की जगह क्या लिखेंगे, 4/9 पी। प्रिंसिपल मूलधन तो पी हुआ, और ये एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर बटे 100। ठीक है, अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको रखेंगे एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4/9 पी गुणा 100/पी। सो पी से पी का कट गया। अब x क्या होगा, x होगा, देखिए एक्स स्क्वायर हुआ 400/9, और x हुआ इसका वर्गमूल, 400/9 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल होता है 20, 9 का होता है 3, सो 20/3। ठीक है, सो इसको जब आप करेंगे सो 3×6 = 18, 2 आया हासिल, आई मीन 2 आया शेषफल, सो 6, 2/3 इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो x का घात 2 हुई ना, एक्स स्क्वायर हुआ 169 के, तो एक साइड उसकी कितनी होगी, 169 का स्क्वायर रूट जो होता है 13, सो यानी 13 मीटर। सो बच्चों 1 से लेके 20 तक के वर्ग आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो ये प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। अब देखिए परिमिति क्या होगी एक वर्गाकार की, 13×4, 13×4 होता है 52, और यह उसका उत्तर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहां दिया गया है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है। ठीक है, सो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास, देखिए हम जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से कर देंगे। सो यहाँ समय 5 मिनट में दिया है तो कितने सेकंड हो जाएंगे, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले तो उसकी गति निकालते हैं। सो 600 मीटर और 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 5/60। सो ये अब मैंने क्या कर दिया, मेरा जो उत्तर आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। सो ये हो गया आपका 5×6 = 30 और 60 को कर दिया तो ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे तो आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको कर दीजिए 18/5। ठीक है, सो 18×2 = 36/5। अब देखिए 5×7 = 35, अगर आप करेंगे फिर एक आया, सो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसको आप सीधा सा फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, और मिनट को सेकंड्स में कर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है। देखिए आप 3 के जो प्रथम 5 गुणज हैं वो क्या होंगे भाई, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6 ऐसे होगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए भाई, 3 के पहाड़े में आप ये कर दो 1+2+3+4+5, और हमें औसत निकालना है तो उसको भाग करेंगे 5 से, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब देखिए 2 और 1 3, 3 6, 6 4 10 5 15, सो 3×15/5, सो 5×3 = 15, 3×3 = 9 इसका उत्तर है। यदि आप इसको लंबे तरीके से करेंगे 3+6+9+12+15/5 तो भी यही उत्तर हासिल होगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और ए एक काम को 20 दिन में, बी उसे 25 दिन में, और सी उसे 50 दिन में कर सकता है तीनों।
अब तीनों मिलकर 8 दिन में उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। ठीक है, तीनों मिलके 8 दिन में उसका कितना काम पूरा करेंगे। सो अब देखिए ए का काम 20 दिन में कर सकता है, तो ए का हुआ 1/20, बी का हुआ 1/25 और सी का हुआ 1/50। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं इसमें। सो ए बी और सी यदि 3 दिन काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो ये हमें निकलेगा। पहले तो एक दिन का काम निकाल रहे हैं तीनों का। अब 20, 25 और 50 इनका लघुत्तम समापवर्तय आपको निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ भाई कैसे करोगे आप करिए 5 से, 5 चौका 20, 5 पचा 25, फिर करिए 5 से, 4, 1, 2, फिर कर दीजिए 2 से, 2 दूना 4, 1, 1, 5 पचा 25 दूनी 50 दूनी 100। सो ये आ गया 100 आ गया भाई इसका हमें लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, तो अब आप इसको 100 करिए। अब 100 पाने के लिए मुझे यहाँ 5 से करना है, तो इधर भी 5 से, इधर 4 से करना है, तो यहाँ ऊपर भी 4 से, इधर 2 से, तो यहाँ भी 2 से। तो हमारे पास आया 5 जमा 4 जमा 2। सो 5 और 4 9 और 2 11/100। यानी वह एक काम को जो बोल रहा है कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, एक दिन में यदि वो करते तो कितना काम करते, 11/100। ठीक है, अब उसे 8 दिन में कितना भाग पूरा करेंगे। भाई एक दिन का काम है 11/100 भाग, सो 8 दिन का क्या होगा, 8 गुणा 11/100। ठीक है, अब आप इसको 2 चौका 8 और इसको कर दीजिए 50, फिर 2 दूनी 4, फिर कर दीजिए 25। सो 22/25 हिस्सा पूरा करेंगे 8 दिन में। ठीक है, एक दिन का काम था, अब 8 दिन में कितना करेंगे, 22/25। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कार, एक मिनट, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ। एक कार 425 किलोमीटर की दूरी तय करने में 17 लीटर पेट्रोल की खपत करती है। 25 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यह प्रत्यक्ष अनुपात का प्रश्न है, तो आप एक तरफ तो लिख दीजिए दूरी और एक तरफ लिख दीजिए पेट्रोल। सो जब दूरी हुई 425 किलोमीटर, कितना पेट्रोल लगा, 17 लीटर पेट्रोल लगा। आप कह रहे हैं भाई 25 लीटर पेट्रोल लगा तो कितनी दूरी तय करेगी, ये निकालना है। तो आप क्या करिए, इन दोनों का सीधा सीधा अनुपात है, तो क्या होगा, x यहाँ जाएगा 25 यहाँ जाएगा, सो हो जाएगा 425 गुणा 25 बराबर है 17x के। सो x हो गया 425 गुणा 25/17। ठीक है बच्चों, अब देखिए 425 17 से भाग होता है। अगर आपको 17 का पहाड़ा आता है तो देखिए 17 दूना 34, 12 में 4 गया 8, 17 पंजे 25 और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बगीचे में 3750 पेड़ हैं। 25% पेड़ आम के, 35% पेड़ नारंगी के, शेष पेड़ अमरूद के हैं। तो भाई प्रतिशत में पहले निकाल लेते हैं कि अमरूद कितने प्रतिशत है, क्योंकि प्रश्न है अमरूद के पेड़ों की संख्या। तो देखिए 25% गए आम, 35% गए नारंगी, तो ये दोनों में कितना प्रतिशत चला गया, 60%। तो प्रतिशत तो होता है 100 का, सो 100 में 60 गया, 40% जो पेड़ हैं वो अमरूद के हैं। तो हमें अमरूद के पेड़ों की संख्या निकालनी है, तो भाई 40/100 गुणा 3750 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें अमरूद निकालना है, तो क्या है वो 40% 3750 का। तो इसको करेंगे, सो 4 पंजा 20, 4 7 28 और 2 30, 4 3 12 और 3 था ना, तो हाँ 4 3 12, 3 15। तो हमें निकालना है अमरूद के पेड़ों की संख्या। अच्छा, इन्होंने संख्या बोल के प्रतिशत दे दिया, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है बच्चों। अगर हमें संख्या निकालनी है तो उसकी संख्या होगी 1500। ठीक है, देखिए 25% पेड़ आम के हैं, 35% नारंगी के हैं, शेष पेड़ अमरूद के हैं। सो 25 जमा 35 हो गया 60। ठीक है बच्चों, 40% जो है वो है अमरूद का
और उसका 40% जब निकालेंगे संख्या में तो 1500 आएगा। यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए इसको ना देख के हम इस उत्तर के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4.88 को भिन्न रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? सो देखिए, 4 तो अलग ही रहा, 0.88 दिया गया है, तो आप 4 को तो रखिए अलग और 0.88 को बना दीजिए 88/100। ठीक है, और ये जाएगा 4 से, सो 4 दूना 8 और 25, सो ये बन गया 4/22, जो कि ये हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित चित्र आलेख में राम के पास विभिन्न रंग की गायें दर्शाता है। ठीक है, काली, सफेद, लाल, और एक ही छोटा वर्ग जो है उसका मतलब है 8 गायें। यदि इन गायों की संख्या में मोहन की 87 गायों को शामिल कर दिया जाए तो गायों की कुल संख्या। तो आइए पहले तो ये देख लेते हैं कितने हैं भाई वर्ग। यहाँ 4 इधर, 3 इधर, और 1 2 3 4 5 इधर, तो टोटल कितने वर्ग हो गए? 4 3 7 5 12। एक वर्ग है 8 गायों के बराबर, सो 12 वर्ग हो गए, 12 अट्ठे 96। अब इनमें 87 गाय मिला दी गई मोहन जी की, सो 6 7 13, 9 और 1 10 और 8 18, सो 183 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोहन को 11 दिनों की मजदूरी 44 रुपए मिलती है, सोहन को 7 दिनों की कितनी मजदूरी मिलेगी? देखो ये प्रश्न भी प्रत्यक्ष अनुपात का है। आप यहाँ पे लिख दीजिए दिन, यहाँ लिख दीजिए मजदूरी। अब 11 दिन में मिले उसे 44 रुपए, तो भाई 7 दिन में कितना मिलेगा? तो यहाँ x लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 11x बराबर 44 गुणा 7, x बराबर 44 गुणा 7/11, सो 11 चौक 44, 28 रुपए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है, एक कमरे की लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। इसके फर्श पर 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्चा आएगा? तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया, वो तो हो गया 14 गुणा 10। ठीक है, 14 गुणा 10 हुआ क्षेत्रफल, जो कि हो गया 140 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग मीटर की कॉस्ट है 40 पैसा, सो 140 का कितना होगा? 140 गुणा 40, सो 0 0 14 चौक 56, 5600 पैसा। और इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, सो 56 रुपए इसका उत्तर हुआ। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा गया है, ए एवं बी की आयों का अनुपात 3:5 है एवं उनकी कुल आय 2408 रुपए है। यदि प्रत्येक की बचत 320 हो तो ए का व्यय निकालना है। तो पहले तो ए की आय निकाल लेते हैं। देखिए, जो 3 जमा 5 करेंगे ये हो गया 8, तो 8 भाग जो हैं वो तो आय थी उनकी, वो किसके बराबर है? 2408 के। सो एक भाग कितनों के बराबर हो जाएगा? 2408/8। आइए उसको निकाल लेते हैं, 8 3 24, 0 ये। और ए कितने भाग हैं भाई? 3 भाग हैं, तो ए का कितना हो गया? 3 गुणा 301, जो कि बन गया 903। अब बचत कितनी है? 320, सो बचत हुई 320, तो व्यय कितना हुआ? 903 में से 320 को घटा देंगे, सो यहाँ 8 हुआ, 10 - 2 8, और इधर हो गया 583 रुपया, ये इसका उत्तर है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने यह भी हल कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। राजू घर से उसके स्कूल की दूरी 15 किलोमीटर है। राजू के घर से उसके स्कूल की दूरी 15 किलोमीटर है। वह किस चाल से चले कि 90 मिनट में स्कूल पहुंच जाए? अब देखिए यहाँ घंटे में पूछा गया है, तो 90 मिनट में पहले तो घंटे निकाल लीजिए, सो 90/60 कर लो आप। सो ये हो गया 3 3 9, 3 दूनी, सो 3/2 घंटा। और देखिए 15 किलोमीटर उसका दूरी है, तो गति क्या होती है भाई? गति तो होती है दूरी, उसका भाग किससे किया? समय से। सो दूरी और उसमें कितना समय लगा? दूरी हुई 15, उसका भाग किया 3/2 से। अभी देखिए 15 का भाग 3/2 से, या हम क्या कर रहे हैं 15 गुणा 2/3, सो 5 दूना 10, सो उसकी जो गति है वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। हम अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, उनको भी जरूर देखिए। हमने बहुत सारे प्रश्न पत्रों के हल जो है हल निकाल रखे हैं। आपको बहुत फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सो ये पहला दिया गया है 103 101 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए ये कैसे आपको पता चलेगा किसी की अभाज्य संख्या के लिए। 101 के सबसे पास में जो पूर्ण वर्ग है उसको निकाल लो, वो है 121, तो वो तो हुआ 11। अब 11 से छोटे जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनसे चेक करें कि 101 भाग जाएगा कि नहीं। सो आप 2 से चेक करो, 3 से करो, 5 से करो, 7 से करो। ठीक है, और ये 101 इनमें से किसी से भी नहीं जाता, तो इसका मतलब ये तो भाई सत्य ही कथन है। दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये भी सत्य है। आप करके देख लो, 3 जमा 5 8, 1 जमा 3 4, सो ये भी सत्य है। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 नहीं होता, ये भी सत्य है। कैसे, देखिए आपको अगर ये चेक करना है, आप एक जल्दी से ये करिए। एक, उसका स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब देखिए कोई भी पूर्ण वर्ग होगा ना, तो उसकी इकाई की संख्या इनके अलावा कुछ नहीं हो सकती। देखिए 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, या 2 शून्य होंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है। तो ये इन्होंने सही लिखा है, क्योंकि 2 तो होगा ही नहीं। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2 नहीं होता। ठीक है बच्चों, और आप ये पाएंगे उसमें असल में और भी एक संख्या होती है। सो 2 नहीं होता, और आप देख रहे हो 3 भी नहीं होता इकाई का अंक, और 8 भी नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां से देख सकते हैं। फिर यह लिखा गया है कि वर्गमूल 2 का एक परिमेय संख्या है। यह ही एक असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यह प्रश्न को हल कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा गया है 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये तो आप क्या करिए, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो 4 संख्याएं हैं, तो 4 इसका उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप दोबारा से वीडियो को देखिए, पॉज करिए, प्रश्नों को स्वयं से हल करिए, ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ सकें। धन्यवाद।